अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स और लिक्विड्स के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में से आज हमने डिस्कस करना है एवापोरेशन। द स्पॉन्टेनियस changing of a liquid into vapors या gaseous phase is called evaporation. तो एवापोरेशन किसी लिक्विड से किस तरह वाक़या होती है, ये कैसे हिस्सा लेती है। तो एवापोरेशन जो है मुख्तलिफ लिक्विड्स में मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मुख्तलिफ होती है। यानी बाज़ लिक्विड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, बाज़ लिक्विड्स में डायपोल अट्रैक्शन होती है और बाज़ लिक्विड्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। HCl को अगर लिया जाए तो HCl में डायपोल अट्रैक्शन होती है और पेट्रोल में क्या होती है, उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है। तो नंबर फर्स्ट वन क्या है, इन डिफरेंट लिक्विड्स इंटर मोलिकुलर forces of attraction are different. In some liquids it will be hydrogen bond, in other it will be dipole attraction or London dispersion force. नंबर सेकंड क्या है, एक लिक्विड जहाँ पर भी हो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक ही किस्म की होंगी। फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर अगर बन्नू में है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी, मीरानशाह में है तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी, पेशावर में है वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी। इस तरह नहीं हो सकती हैं कि अफ़गानिस्तान में वाटर में क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, पाकिस्तान में वाटर में क्या हो, डायपोल अट्रैक्शन हो, और इंडिया में क्या हो, वाटर में लंडन डिस्पर्शन फोर्स हो। नहीं, जहाँ पर भी हो वाटर में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी, यानी ये एक ही किस्म की होंगी। नंबर सेकंड, बट इट विल बी सेम इन सेम लिक्विड। नंबर 3, एक ही लिक्विड में मुख्तलिफ मॉलिक्यूलों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है। नंबर 3 क्या है, एक ही लिक्विड में मुख्तलिफ मॉलिक्यूलों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है। नंबर 3, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन सेम लिक्विड will may be different. वो क्यों, एक ही कंटेनर में मुख्तलिफ मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, तो इसकी क्या वजह होती है। अच्छा, तो यहाँ पर देख ले ज़रा कि एक लिक्विड में मुख्तलिफ मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी मुख्तलिफ क्यों होती है। तो ये मॉलिक्यूल, ये कंटेनर है, बीकर है, इसमें पानी है, तो ये सरफेस पर क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर भी लाइट पड़ती है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होंगी बनिस्बत सेंटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं। सेंटर के में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, कम होंगी। लेकिन सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पर साइड्स पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। वजह क्या है, तो इस पर लाइट पड़ती है और यहाँ पर भी लाइट पड़ती है, तो ये एनर्जी ये एब्ज़ॉर्ब करती है। इस वजह से
इन मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मुख्तलिफ हो सकती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, वो लिक्विड से क्या होकर, वो लिक्विड से निकल कर हवा में चले जाते हैं और इस अमल को क्या कहा जाता है, एवापोरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखना कि नंबर एक एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। एवापोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है, वह टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, लिक्विड से एवापोरेशन होता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि एवापोरेशन का जो अमल है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। नंबर सेकंड क्या है, एवापोरेशन काजेज कूलिंग। एवापोरेशन जो है ये ठंडक पैदा करती है। एवापोरेशन काजेज कूलिंग, एवापोरेशन ठंडक पैदा करती है। तो किस तरह एवापोरेशन ठंडक पैदा करती है, तो इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये बीकर है, यहाँ पर देख ले दोबारा, ये बीकर है। तो इसमें ये मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल ज़रा देख लें, तो इनमें ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये फ़र्ज कर ले 50 है, ये 50, 50, 50 और ये 50 और ये क्या है 50 और ये 40, 40, 40 और 40 और ये 40 है और ये 30, 30 और ये 30, 30 और 30 है। तो अब यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं, तो यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ये हो गई 40। तो वो मॉलिक्यूल्स जिसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है वो लिक्विड से चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल चला गया 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, ये मॉलिक्यूल्स चले गए। कौन से मॉलिक्यूल रह गए, ये 40 और 30 वाली रह गए। तो अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, तो ये 40 और 30, तो अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई 35। पहले कितना था, पहले था एवरेज काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था, पहला था ये 40 और अब कितनी हो गई, अब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये हो गई 35। तो जब 35 हो गई तो ये 40 वाले मॉलिक्यूल्स भी चले जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स जिसकी काइनेटिक एनर्जी 40 है ये भी चली जाती हैं। तो जब ये निकल जाते हैं तो कौन रह गए, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 30 है। तो इसी तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर कहा जाता है, वो कम होती जाती हैं। तो वी कैन से दैट एवापोरेशन काजेज कूलिंग, एवापोरेशन जो है ये ठंडक पैदा करती हैं। तो यहाँ पर 2 MCQs हो गए। नंबर 1 एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। एवापोरेशन क्या है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। और नंबर 2 एवापोरेशन काजेज कूलिंग। तो एवापोरेशन के बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवापोरेशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवापोरेशन, वो कौन से अवामिल है जो रेट ऑफ एवापोरेशन पर असरअंदाज होते हैं, उसको मुतासिर करती हैं। तो पहले रेट ऑफ एवापोरेशन क्या चीज़ है, व्हाट इज़ रेट ऑफ एवापोरेशन। रेट ऑफ एवापोरेशन किसे कहते हैं, तो 1 सेकंड में लिक्विड की जितनी मिकदार वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है स्पॉन्टेनियसली, उसको क्या कहा जाता है, रेट ऑफ एवापोरेशन कहा जाता है। नो द अमाउंट ऑफ लिक्विड चेंजिंग टू वेपर फेज इन यूनिट टाइम in 1 second is called rate of evaporation. What is rate of evaporation? The amount of a liquid changing into vapor phase
इन यूनिट टाइम, तो टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है, यानी 1 सेकंड में जितनी मकदार वेपर फेज में कन्वर्ट होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको रेट ऑफ एवापोरेशन कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर या गैस फेज इन यूनिट टाइम इन 1 सेकंड इज कॉल्ड रेट ऑफ एवापोरेशन। तो वो कौन से अवामिल हैं जो रेट ऑफ एवापोरेशन पर असरअंदाज होते हैं? तो इनमें से नंबर फर्स्ट वन क्या है? नंबर 1 जो है वो है टेम्परेचर। नंबर फर्स्ट वन क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का रेट ऑफ एवापोरेशन पर क्या असर होता है? तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्या हो जाती है? उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो जब ब्रेक डाउन ज़्यादा होती है तो एवापोरेशन क्या होंगी? रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होंगी। तो एवापोरेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है बट रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो रेट ऑफ एवापोरेशन increases with increasing temperature। वजह क्या है? तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाती है, वो तेज़ होती है। तो इसी वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो रीज़न क्या है? रीज़न जो है with increasing temperature kinetic energy of molecules increases and thus breakdown of intermolecular forces of attraction become frequent। So rate of evaporation increases। नंबर सेकंड फैक्टर क्या है? नंबर सेकंड वन वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ एवापोरेशन पर कोई असर होता है कि नहीं? तो चूंकि एवापोरेशन जो है ये सरफेस फिनोमेना है, ये सरफेस से होता है। कहाँ से होता है? सरफेस से होता है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा हो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होंगी? वो ज़्यादा होंगी। तो एज एवापोरेशन takes place from the surface। MCQ है, यानी एवापोरेशन क्या है? तो इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन, यानी ये सरफेस से होती है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा हो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर इज द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ एवापोरेशन। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा हो एवापोरेशन क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास चाय है, एक कप में है और दूसरी जगह पर क्या है? एक बड़े कंटेनर में है। तो यहाँ पर ये देख ले ज़रा, ये कंटेनर है, इसमें भी हमारे पास चाय है
और ये कप मैं लेता हूँ, इसमें भी चाय है। तो यहाँ पर ये चाय का लेवल है, ये और ये, तो इसमें क्या है, इसमें है चाय और यहाँ पर ये भी चाय है। तो दोनों की टेम्परेचर शुरू में क्या थी, सेम थी। अब पहले ये ठंडा हो जाएगा या ये, तो चूंकि यहाँ पर सरफेस एरिया कम है, इससे एवापोरेशन कम होती है, और यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इनसे एवापोरेशन ज़्यादा होंगी और ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, और इसको ठंडा होने में क्या होंगी, ज़्यादा टाइम दरकार होंगी। तो यहाँ पर देख ले प्रैक्टिकली। तो ये मेरे पास 2 बीकर्स है, इसमें क्या है, पानी है। इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका सरफेस एरिया ये कम है और इसका सरफेस एरिया क्या है, ये ज़्यादा है। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। तो जब इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो इनसे एवापोरेशन ज़्यादा होगी और इनसे एवापोरेशन क्या होंगी, कम होंगी। इसमें भी चाय रख दें और इसमें भी चाय रख दें, लेकिन दोनों का लेवल क्या हो, सेम हो, हाइट सेम हो, तो यहाँ पर चूंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इनसे एवापोरेशन ज़्यादा होगी और ये जल्दी ठंडा हो जाएगी। और यहाँ पर सरफेस एरिया चूंकि कम है, इससे एवापोरेशन कम होती है और इसको कूलिंग होने में, ठंडा होने में ज़्यादा टाइम दरकार होगा। नंबर 3, तीसरा जो फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी, नमी। तो ह्यूमिडिटी का रेट ऑफ एवापोरेशन पर कोई असर होता है या नहीं। तो अगर हवा में नमी की मकदार क्या है, ज़्यादा है, हवा में नमी की मकदार क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या होंगी, नीचे लिक्विड से वेपर्स कम निकलेंगे, क्योंकि वो उस लिक्विड को क्या करती है, कंप्रेस रखती हैं। तो हवा चूँकि सेचुरेटेड होती है, हवा सेचुरेटेड होती है, उसमें नमी की मकदार ज़्यादा है, तो नीचे लिक्विड से वेपर्स कम निकलेंगे और रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होंगी, कम होंगी। लेकिन अगर हवा में नमी की मकदार क्या है, कम है, हवा खुश्क है, क्या है, हवा खुश्क है, अनसेचुरेटेड है, तो लिक्विड से ज़्यादा वेपर्स निकलेंगे, ज़्यादा वेपर्स निकलेंगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर देख ले ज़रा, इफ़ मॉइस्चर is more in air then less vapors will escape from the liquid and rate of evaporation will be low। लेकिन अगर हवा क्या है, ड्राई है, अगर हवा क्या है, ड्राई है, उसमें नमी कम है, तो वो अनसेचुरेटेड होंगे। अनसेचुरेटेड है तो डिफ्यूजन की मुनासिबत से वो क्या होंगी, लिक्विड से ज़्यादा वेपर्स हवा में निकलेंगे और रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होंगी, वो ज़्यादा होंगी। नंबर 4 जो है, नंबर 4th वन, वो है विंड स्पीड। तो विंड स्पीड, तो हवा की रफ्तार, हवा की रफ्तार। तो विंड स्पीड का एवापोरेशन पर कोई असर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख ले एक एग्जांपल, ये बीकर है, इसमें क्या है, पानी है, इनसे यहाँ पर वेपर्स निकलते हैं, यहाँ पर हवा में नमी मौजूद होती है, तो ये हवा सेचुरेटेड हो गई। तो अगर इस साइड से हवा आती है, इस साइड से हवा आती है, तो इन मॉइस्चर को यहाँ से रिमूव करती हैं। जब रिमूव करती है तो मोर वेपर्स विल एस्केप इनटू वेपर फॉर्म, तो यहाँ पर ज़्यादा वेपर्स निकलेंगे। लेकिन अगर इस साइड से जो हवा आती है उसकी रफ्तार कम है, स्लो है, तो यहाँ पर हवा में जो मॉइस्चर होते हैं वो ज़्यादा होंगे। जब मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर मौजूद हवा सेचुरेटेड होंगी, तो नीचे से इसमें कम वेपर्स निकलेंगे। तो इफ़ विंड स्पीड इज़ ग्रेटर,
then rate of evaporation will be more. But if wind speed is slow, अगर हवा का रफ्तार क्या है, कम है, तो वो यहाँ पर मौजूद मॉइस्चर को रिमूव नहीं करेंगे तो वेपर्स कम निकलेंगे, रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होंगी, स्लो होंगी. If the speed of wind is more, then it will remove the vapors present in air above the liquid and will make it unsaturated. यानी उस हवा को क्या करेंगी, हवा को अनसेचुरेटेड करेंगी एंड मोर वेपर्स विल एस्केप फ्रॉम द लिक्विड एंड रेट ऑफ evaporation will be more. लेकिन अगर हवा का स्पीड जो है वो कम है तो वो ऊपर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वेपर्स मौजूद होते हैं लिक्विड के ऊपर, उसको रिमूव नहीं करेंगे. जब रिमूव नहीं करेंगे तो हवा सेचुरेटेड होंगी, सेचुरेटेड होती है तो क्या होंगे, नीचे से कम वेपर्स निकलेंगे, रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होंगी, वो कम होंगी. तो इसके बाद मुख्तलिफ लिक्विड जो होते हैं उसमें रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो मुख्तलिफ होती है. उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या वजह है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो बाज़ लिक्विड्स से ज़्यादा वेपर्स निकलते हैं, बाज़ से कम. वजह क्या है, तो बाज़ लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रांग होती है. तो जब स्ट्रांग होती है तो उसकी ब्रेकडाउन के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होंगी, तो उसकी ब्रेकडाउन नहीं होंगी. जब ब्रेकडाउन नहीं होंगी तो उनसे ऑपरेशन कम होंगी. लेकिन वो लिक्विड्स जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीकर है, तो कम टेम्परेचर पर उसकी ब्रेकडाउन ज़्यादा होंगी और उनसे क्या होंगी, एवापोरेशन ज़्यादा होंगी. तो डिफरेंट लिक्विड्स में जो रेट ऑफ एवापोरेशन मुख्तलिफ होती है सेम टेम्परेचर पर, उसकी रीज़न क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर कल हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखना. थैंक यू.